अच्छा, आज की चर्चा दो सवालों से शुरू करते हैं। पहला सवाल कि एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी व्यक्ति कौन होता है? वो जो महलों में पैदा होकर राजा बनता है, या वो जो एक झोपड़ी से निकलकर सियासत के शिखर तक पहुंचता है? और दूसरा सवाल, एक महान व्यक्ति कौन है? जो शिखर पे पहुंचकर भी अपनी जड़ें न भूले, अपनी सादगी न छोड़े। बिल्कुल। और ये दोनों सवाल हमें एक ही नाम तक ले जाते हैं, कर्पूरी ठाकुर। एक ऐसा नेता जिसने सही में शून्य से शिखर तक का सफर तय किया और फिर भी ताउम्र एक आम आदमी ही बना रहा। बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री, 1 बार उप मुख्यमंत्री, दशकों तक विधायक। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि 1952 में अपना पहला चुनाव जीतने के बाद वो अपनी मृत्यु तक कभी भी विधानसभा का चुनाव नहीं हारे। हमारे पास जो जीवनी है वो बताती है कि बिहार की राजनीति पर उनकी छाप बहुत गहरी थी। और सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एक सफल नेता थे, बल्कि इसलिए कि वो बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। हाँ, ये उस दौर की बात है जब कांग्रेस का एक छत्र राज था। तो उनका मुख्यमंत्री बनना मतलब सिर्फ एक व्यक्ति की जीत नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका मुख्यमंत्री बनना उस सामाजिक और राजनीतिक बदलाव का नतीजा था जो पूरे उत्तर भारत में चल रहा था। 60 और 70 का दशक। जी, कांग्रेस का तिलिस्म टूट रहा था और कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता उस नई राजनीति का चेहरा बन रहे थे, जो जमीन से जुड़ी थी, जिनकी भाषा दिल्ली की नहीं देहात की थी। गरीबों और पिछड़ों की आवाज सबसे बड़ी आवाज बनकर उभरे। तो चलिए इस जीवनी के पन्नों को पलटते हैं और समझते हैं कि एक नाई का बेटा जननायक कैसे बन गया। कहानी शुरू होती है 24 जनवरी 1924 से, बिहार का समस्तीपुर जिला, गांव पितौंजिया। जैसा आपने कहा, कोई शाही पृष्ठभूमि नहीं, पिता नाई थे, घर में बहुत ज्यादा गरीबी थी। ऐसे में एक बच्चे का भविष्य क्या हो सकता है? ज्यादातर तो वही जो उसके पिता का था, लेकिन यहाँ 2 चीजों ने फर्क पैदा किया। एक, उनकी माँ। हाँ, वो हमेशा कहती थी, बेटा पढ़ ले, यही तेरे जीवन की असली दौलत होगी। और दूसरा, खुद कर्पूरी ठाकुर का जज्बा। उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। लेकिन स्कूल में सिर्फ किताबी ज्ञान तो नहीं मिल रहा था, समाज का कड़वा सच भी हर दिन सामने आता होगा। बिल्कुल। जीवनी में एक घटना का जिक्र है जो शायद उनकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट बनी। स्कूल वाली घटना? हाँ, स्कूल में किसी सहपाठी ने उनकी जाति को लेकर ताना कसा। और ये तो मतलब आज भी होता है, उस जमाने में तो सोचिए कितना आम रहा होगा। बहुत आम था, लेकिन उस बच्चे ने जो जवाब दिया वो असाधारण था। उन्होंने पलटकर कहा, इंसान की पहचान उनके काम से होती है, जाति से नहीं। इतनी कम उम्र में इतनी गहरी समझ! ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये उनके पूरे राजनीतिक जीवन का, आप कह सकते हैं, घोषणा पत्र था। यहीं से सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष का बीज पड़ा। और फिर ये बीज अंकुरित हुआ 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन। हाँ, 18 साल का एक नौजवान आजादी की लड़ाई में कूद पड़ा। नतीजा? 26 महीने जेल। लेकिन वो जेल उनके लिए एक तरह की, क्या कहते हैं, पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी बन गई। उस कैद ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि गढ़ा। अच्छा। वहां उन्होंने खूब किताबें पढ़ी, देश के बड़े बड़े नेताओं से मिले, उनके विचार सुने। तो जब वो 26 महीने बाद बाहर निकले, वो सिर्फ कर्पूरी नहीं थे, वो एक तपे हुए क्रांतिकारी थे जिनके पास एक विजन था। तो आजादी के बाद उन्होंने क्या किया? क्या वो सीधे राजनीति में आ गए? नहीं, पहले तो अपने गांव के स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। अच्छा, शिक्षक बन गए? हाँ, शायद अपनी माँ की बात को सच करना चाहते थे। लेकिन 1952 में जब देश का पहला आम चुनाव हुआ तो सोशलिस्ट पार्टी ने उन्हें ताजपुर से टिकट दे दिया। अब यहाँ एक मजेदार चुनौती थी। चुनौती? उनके सामने तो पूरा राजनीतिक भविष्य था। चुनौती थी संसाधनों की? उनके पास चुनाव लड़ने के लिए 1 रुपया नहीं था। क्या बात कर रहे हैं? न पोस्टर, न बैनर, न गाड़ियां। उनका चुनाव प्रचार कैसे हुआ पता है? वो गांव-गांव पैदल घूमते, लोगों के दरवाजे खटखटाते और बस एक बात कहते, हम राजनीति नहीं, सेवा करने आए हैं। बिल्कुल। वो चंदा भी मांगते थे, लेकिन 1 या 2 रुपए से ज्यादा कभी नहीं लेते थे। और लोगों ने मान भी लिया, एक ऐसे उम्मीदवार पर भरोसा कर लिया जिसके पास कुछ नहीं था। लोगों ने भरोसा किया क्योंकि उन्हें उसकी आंखों में सच्चाई दिखी, और नतीजा ये हुआ कि कर्पूरी ठाकुर चुनाव जीत गए। जब वो फटे पुराने कपड़ों में, पैरों में साधारण चप्पल पहने विधानसभा पहुंचे तो बाकी विधायक उन्हें देखकर हंसने लगे। किसी ने तंज भी कसा था ना, मुख्यमंत्री बनना है क्या? हाँ, और उनका जवाब था, मुख्यमंत्री नहीं, जनता का सेवक बनना है। ये लाइन उनके पूरे करियर को
परिभाषित करती है। लेकिन उनकी सादगी का असली इम्तिहान तो तब हुआ जब उन्हें विदेश जाना पड़ा। ऑस्ट्रिया और यूगोस्लाविया वाला किस्सा। हाँ, 1952 में ही एक डेलीगेशन के साथ यूरोप जाना था। अब दिक्कत ये थी कि उनके पास एक ढंग का कोट तक नहीं था। तो उन्होंने क्या किया? एक दोस्त से कोट उधार मांगा और उसी में चले गए यूगोस्लाविया में। जब वो वहां के राष्ट्रपति मार्शल टीटो से मिले तो टीटो की नजर उनके फटे हुए कोट पर पड़ गई। वाह, यह आज के समय में सोचना भी मुश्किल है। बिल्कुल, एक राज्य का प्रतिनिधि फटा हुआ कोट पहनकर दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष से मिल रहा है। ये उनकी शख्सियत के बारे में बहुत कुछ कहता है। बहुत कुछ। टीटो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत अपने सहयोगियों से कहकर कर्पूरी जी के लिए एक नया कोट मंगवाया और अपने हाथों से उन्हें भेंट किया। और कर्पूरी ठाकुर ने मुस्कुराकर कोट स्वीकार कर लिया। चेहरे पर कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई झिझक नहीं, क्योंकि उनके लिए गरीबी शर्म नहीं थी, उनकी पहचान थी, उनकी ताकत थी। और इसी सादगी और ईमानदारी ने उन्हें राजनीति में आगे बढ़ाया। 1967 में वो पहली बार सत्ता में आए, उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री बने। और यहाँ उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए जिन पर आज तक बहस होती है। आप अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म करने की बात कर रही हैं? हाँ, सबसे विवादास्पद फैसला वही था। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा में अंग्रेजी को एक अनिवार्य विषय से हटाकर वैकल्पिक बना दिया। उनका तर्क क्या था इसके पीछे? तर्क बहुत सीधा था। वो मानते थे कि अंग्रेजी भाषा गांव और गरीब के बच्चों के लिए एक अदृश्य दीवार बन गई है, जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन एक मिनट, ये सवाल तो बनता है, क्या ये फैसला आज के नजरिए से सही था? कई लोग मानते हैं कि इसी एक फैसले ने बिहार के छात्रों को दशकों पीछे धकेल दिया। ये बहुत ही वैध सवाल है। देखिए, इसे समझने के लिए हमें 1967 के बिहार में जाना होगा। उस समय बिहार के ज्यादातर स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाने के लिए अच्छे शिक्षक ही नहीं थे। नतीजा ये होता था कि बाकी सब विषयों में अच्छे नंबर लाने के बाद भी बच्चे सिर्फ अंग्रेजी में फेल होने की वजह से मैट्रिक पास नहीं कर पाते थे। अच्छा। तो कर्पूरी ठाकुर के सामने दो रास्ते थे। या तो कुछ हजार बच्चों को अंग्रेजी सिखाकर एलीट बना दें, या फिर लाखों बच्चों के लिए उच्च शिक्षा का दरवाजा खोल दें। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। मतलब उनका लक्ष्य था शिक्षा का डेमोक्रेटाइजेशन करना। बिल्कुल, एलीट सेंट्रिक एजुकेशन को मास सेंट्रिक बनाना। अच्छा। इसी सोच के तहत उन्होंने मैट्रिक तक की पढ़ाई मुफ्त कर दी और उर्दू को राज्य की दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया, ताकि किसी को भाषा की वजह से मौका ना मिले, ऐसा ना हो। सही बात। फैसले पर बहस हो सकती है, लेकिन उनकी नीयत पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। और फिर 1970 में वो क्षण आया जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने, एक नाई का बेटा बिहार की सबसे ऊंची कुर्सी पर। ये अपने आप में एक क्रांति थी और उन्होंने सत्ता में आते ही ये साबित कर दिया कि वो क्रांति करने ही आए हैं। जी। पहला काम किया किसानों के लिए। गैर लाभकारी जमीन पर लगने वाला मालगुजारी टैक्स खत्म कर दिया। दूसरा काम प्रतीकात्मक था, लेकिन उसका संदेश बहुत बड़ा था। मुख्यमंत्री सचिवालय की लिफ्ट पर एक बोर्ड लगा था, ओनली फॉर ऑफिसर्स। अच्छा। उन्होंने वो बोर्ड हटवा दिया। कहा, ये लिफ्ट जनता की है, अब इसमें कोई भी आ जा सकता है। ये उस वीआईपी कल्चर पर सीधा हमला था। लेकिन उनका ये कार्यकाल ज्यादा लंबा नहीं चला। नहीं। इसके बाद देश में इमरजेंसी का दौर आया। जेपी आंदोलन में उनकी क्या भूमिका थी, जीवनी में इस पर ज्यादा विस्तार से नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण दौर था। वो जयप्रकाश नारायण के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक थे। जब इमरजेंसी लगी और बड़े बड़े नेता जेल में डाल दिए गए, तब कर्पूरी ठाकुर भूमिगत हो गए थे। अच्छा, अंडरग्राउंड हो गए थे। हाँ, भेस बदलकर, कभी सरदार बनकर तो कभी कुछ और बनकर, पूरे बिहार में घूम घूम कर जेपी आंदोलन की मशाल जलाए रखी। वो सिर्फ एक अनुयायी नहीं थे, वो बिहार में उस आंदोलन के सूत्रधार थे। और इसी संघर्ष ने 1977 में उनकी वापसी की नींव रखी। शानदार वापसी। 1977 में जनता पार्टी की लहर पर सवार होकर वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। इस बार उनके पास एक बड़ा जनादेश था। हाँ, और आते ही दो बड़े काम किए। पहला, आदेश दिया कि बिहार सरकार का सारा काम अब से हिंदी में होगा। और दूसरा एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो आज तक नहीं टूटा। एक ही झटके में 9,000 से ज्यादा इंजीनियरों और डॉक्टरों को सरकारी नौकरी दे दी। 9,000? हाँ, ये बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा भर्ती अभियान था। लेकिन उनका सबसे बड़ा, सबसे ऐतिहासिक
और सबसे विवादास्पद फैसला तो अभी बाकी था। आप कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला की बात कर रहे हैं? जी। मैंने सुना है कि उनका जो आरक्षण का फॉर्मूला था वो बहुत अलग था। क्या था वो? उन्होंने मुंगेरीलाल आयोग के सिफारिशों को लागू किया, राज्य में 26% आरक्षण की व्यवस्था की। लेकिन खास बात थी इसका बंटवारा। कैसा बंटवारा? ये एक फ्लैट कोटा नहीं था। उन्होंने 12% दिया अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को, 8% दिया अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी को, मतलब पिछड़ों में भी जो सबसे पिछड़े थे। इसके अलावा 3% महिलाओं के लिए और सबसे क्रांतिकारी कदम ईडब्ल्यूएस कोटा, 3% आरक्षण उच्च जातियों के गरीबों के लिए भी रखा। मतलब ईडब्ल्यूएस कोटा जो केंद्र सरकार ने 2019 में लागू किया, वो विचार कर्पूरी ठाकुर 1978 में ही ले आए थे। बिल्कुल। ये तो मतलब बहुत आगे की सोच थी। वो समझते थे कि पिछड़ापन सिर्फ जाति में नहीं, आर्थिक स्थिति में भी होता है। लेकिन इस फैसले के बाद तो बिहार में भूचाल आ गया होगा। जबरदस्त। सवर्णों की तरफ से बहुत विरोध प्रदर्शन हुए, सड़कों पर उनके खिलाफ अपमानजनक नारे लगने लगे। कर्पूरी कर, पूरा छोड़, गद्दीधर असुरा, उन पर समाज को तोड़ने का आरोप लगा। लेकिन उनका तर्क तो समाज को जोड़ने का था, तोड़ने का नहीं। उनका तर्क था कि समाज तो पहले से ही टूटा हुआ है, वो तो बस उस खाई को पाटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक बार कहा था, अगर एक बच्चा भूख से लड़ते हुए पढ़ेगा और दूसरा ऐश से, तो दोनों बराबर की दौड़ में कैसे हो सकते हैं? सही बात है। आरक्षण सीढ़ी है, बैसाखी नहीं। लेकिन उस दौर की सवर्ण वर्चस्व वाली राजनीति से पचा नहीं पाई। इसी विरोध के चलते आखिरकार उनकी सरकार गिर गई। तो सत्ता चली गई, लेकिन क्या उन्हें अपने फैसले पर कोई मलाल था? बिल्कुल नहीं। वो सिद्धांतों के पक्के थे और इतिहास ने उन्हें सही साबित किया। कैसे? एक दशक बाद जब केंद्र में वीपी सिंह सरकार ने मंडल आयोग लागू किया, तो सबने माना कि इसकी जमीन तो कर्पूरी ठाकुर ने ही तैयार की थी। ये तो हुई उनकी राजनीतिक विरासत, लेकिन जीवनी में उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी के किस्से भी हैरान करने वाले हैं। जब 1988 में उनका निधन हुआ, तो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके उस आदमी के पास पटना में एक घर तक नहीं था। घर छोड़िए, उनके बैंक खाते में कुछ हजार रुपए से ज्यादा नहीं थे। गांव की पुश्तैनी जमीन भी नहीं थी। उनका परिवार एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। वो सत्ता में रहे, लेकिन सत्ता को कभी खुद पर हावी नहीं होने दिया। बिल्कुल। यहाँ एक सवाल उठता है, क्या उनकी ये अटूट ईमानदारी ही उनकी राजनीतिक कमजोरी बन गई? क्या इसी वजह से उनकी सरकारें कभी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाईं? ये एक बेहतरीन सवाल है। राजनीतिक विश्लेषक अक्सर ये कहते हैं कि कर्पूरी ठाकुर एक बेहतरीन समाज सुधारक थे, लेकिन एक कुशल राजनेता नहीं। वो समझौते करना नहीं जानते थे। अच्छा। उनके एक बहनोई जब नौकरी की सिफारिश के लिए आए, तो उन्होंने मदद करने के बजाय जेब से 50 रुपए निकाल कर दिए और कहा, जाओ अपना पुश्तैनी काम फिर से शुरू करियो। आज के जमाने में तो कोई सोच भी नहीं सकता ऐसा। नहीं तो हाँ, उनकी यही ईमानदारी कई बार उनके राजनीतिक अस्तित्व के लिए खतरा बन गई। एक और किस्सा है उनके बेटे रामनाथ ठाकुर को लिखे खत का। हाँ। वो जब भी मुख्यमंत्री बनते थे, अपने बेटे को एक चिट्ठी लिखते थे जिसमें सिर्फ 3 लाइनें होती थी। हाँ, वो लिखते थे, मेरे पद से प्रभावित मत होना, कोई लोभ या लालच देगा तो उसमें मत पढ़ना, और अगर तुमसे कोई गलती हो गई तो मेरी बदनामी होगी। ये 3 लाइनें किसी भी इंसान के चरित्र को समझने के लिए काफी हैं। बिल्कुल। वो वाकई एक नेता नहीं, एक आंदोलन थे, एक विचार थे। तो आज जब हम उनकी विरासत को देखते हैं तो क्या पाते हैं? उन्होंने राजनीति को सेवा के रूप में परिभाषित किया और दिखाया कि सत्ता का इस्तेमाल समाज के सबसे निचले तबके के उत्थान के लिए कैसे किया जा सकता है। उन्होंने महल से नहीं, बल्कि एक झोपड़ी से शासन किया। सही कहा। और शायद इसीलिए आज जब राजनीति में मूल्यों का इतना क्षरण हो चुका है, कर्पूरी ठाकुर पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक हो गए हैं। बिल्कुल। और ये हमें उस अंतिम विचारणीय प्रश्न पर लाता है जो स्रोत सामग्री में भी उठाया गया है। आज लगभग हर पार्टी, हर नेता कर्पूरी ठाकुर को अपना आदर्श बताता है, उनकी तस्वीर पर माला चढ़ाता है। जी। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो वास्तव में उनके आदर्शों पर चल सकते हैं? क्या आज का कोई नेता सत्ता में रहकर वो सादगी, वो त्याग और वो ईमानदारी दिखा सकता है जो कर्पूरी ठाकुर ने दिखाई? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको पता है।